एवरीवन कैन स्टार्ट सॉल्विंग। मैं 2 मिनट में कौन सा क्वेश्चन है वो बता देता हूँ, बट यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले हम लोग ट्रांसफर स्पेस के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, गो अहेड। ओके चलो, फर्स्ट अ मैकेनिकल वेव मूविंग इन अ गैस। एकदम सिंपल है। जब ये मैकेनिकल वेव जाता है तो वो किस में हो जाएगा? लॉन्जिट्यूडनल, करेक्ट है। ओके, बट सॉलिड में अगर आप देखोगे तो सॉलिड में दोनों पॉसिबल है ना, लॉन्जिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स। ठीक है, ओके पक्का। सेकंड देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम नेसेसरी फॉर द वेव प्रोपगेशन इज, क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबाउट। ठीक है, मैं होमवर्क प्रॉब्लम एक सेकंड में होमवर्क प्रॉब्लम बताते जाओ या आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने 1 2 सॉल्व कर लिया। जो भी चीजें नहीं सॉल्व कर रहे एक्सरसाइज 1 का। ठीक है, एक्सरसाइज 1 का हम लोगों ने 1 और 2 सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आप मार्क करते जा सकते हो जो जो हम लोग नहीं कर रहे। ठीक है, ओके अच्छा, तो बताते जाता हूँ। ओके, ऑल ऑफ द अबाउ कैसे? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम नेसेसरी फॉर द वेव प्रोपगेशन। मेन इलास्टिसिटी, यस। इनर्शिया अगर नहीं रहेगा, इनर्शिया क्या मीनिंग क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिगेन इट्स, मतलब टू मेंटेन इट्स शेप। तो अगर मैं आपको धक्का दे रहा हूँ, आप अपना शेप मेंटेन करने के लिए वापस पीछे आओगे ना, तो वो तो एक प्रॉपर्टी चाहिए ना, वरना तो मैं तो पार्टिकल आगे डिस्प्लेस होते जाएगा। सपोज के मेरे में इनर्शिया नहीं है, आपको नहीं मुझे धक्का दे दिया, मैं आगे चला गया, तो वापस ये रिबाउंड होगा क्या? नहीं ना। हाँ, हाई रेसिस्टेंस होगा तो मूव तो होगा, बट इंटेंसिटी लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, एम्पलीट्यूड लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन होमवर्क चाहिए तो आप लिखते जा सकते हो बुक के टॉप में। एक्सरसाइज 1 का थर्ड से लेके थर्ड होमवर्क, 4th 5th 6th 7th 8th, ठीक है, 9th क्वेश्चन पे आ जाओ अभी। ठीक है, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th। ठीक है, एक्सरसाइज 1 का है ये। हाँ करो ना, करना ही है, बट अभी नहीं, घर पे। अच्छा 9th वाला, ठीक है। 9th वाला पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ लॉन्ग स्ट्रिंग हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये होमवर्क में था। ठीक है, तो देख लो ना आंसर क्या आ रहा है, एक बार चेक कर लो फटाफट। 9th क्वेश्चन चेक कर लेना। 9th, a long string having cross sectional area, this is and density, this is subjected to tension of 64 न्यूटन along the x axis। इसमें PYQs है, HCV के क्वेश्चंस है, DCP के क्वेश्चंस है, सबके क्वेश्चंस है जो अच्छे बुक्स है। ठीक है, थोड़े बहुत आपके ओलंपियाड लेवल के भी क्वेश्चन रहेंगे, तो वो चाहिए तो हम लोग थोड़े टाइम के लिए स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप सपोर्ट दोगे तो मैं कर लूँगा वो चीज़ें। मतलब अगर आपको बेसिक से आ रहे हैं तो मैं आगे बताऊँगा ऑब्वियसली, बट अगर आपके बेसिक्स उतने लेवल तक आप नहीं खींच पा रहे तो अभी कोई करने का मतलब नहीं है। ठीक है, one end of the string is attached to a vibrator having now moving in the transverse axis at t is equal to 0. The source is at minimum displacement at y is equal to 1 centimeter. Find the speed of the wave. सॉरी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। सब कुछ तो दिया है, टेंशन दिया है, बराबर है, टेंशन 64 है, म्यू दिया है, न्यू नहीं दिया, सॉरी रो और एरिया दिया। वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का कुछ मतलब है क्या? नहीं है। क्या आ गया आंसर? फटाफट बता दो। ये सिर्फ थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करने के लिए। रूट ऑफ क्या आ जाता है? t/μ। ठीक है, फटाफट सॉल्व करते जाओ। चलो, फर्स्ट जो एक्सरसाइज रहेगा वो सिंपलर एक्सरसाइज रहेगा एज कंपेयर टू द सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड आप देखोगे, फर्स्ट वाला मेंस का ओकेश लेवल, मतलब लोअर से ओकेश लेवल तक। सेकंड वाला मेंस का टफ से लेके एडवांस लेवल है, क्योंकि उसमें मल्टीपल आप आ जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये आ गया 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन फटाफट सब्स्टिट्यूट करो। 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10th क्वेश्चन होमवर्क आप एक साथ ही लिख लो, कौन से नहीं 10th क्वेश्चन अभी करना है। 10th क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 0.02 दिया है, साइन समथिंग दिया है, प्रोपोगेट्स ऑन अ स्ट्रिंग, म्यू दिया है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग सिंपल है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ t/μ। अच्छा ओके, 9 का आंसर 80 कितने लोगों का आ गया? कोई आ गया? ठीक है, 11 चलो फटाफट। नहीं 11 सॉरी, कौन सा था? 10 जिसका हो गया। 12 पे कॉन्सेंट्रेट करो, 12 क्वेश्चन अच्छा है, 12 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। एंड वन मोर थिंग, मैंने बाकी के लोगों को भी यही एडवाइस दिया है। देखिए, 2 चीजें, पहले तो ये जो क्वेश्चन सॉल्विंग लेक्चर्स रहेंगे उसको आने से पहले एक चीज कंपलसरी आप करना और दूसरा ऑप्शनल है। ठीक है,
पहली चीज आप ये करो कि चैप्टर का जो आपका फॉर्मूला पेज रहेगा और फॉर्मूला पेज बना के लेके आना, वो लास्ट में मत बनाते बैठो। और फॉर्मूला पेज ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 पेज में आ जाना चाहिए, 2-3 में भी, क्योंकि वेव्स में आपके फॉर्मूले ज़्यादा है। तो 3 पेज के अंदर आपका पूरा पूरा फॉर्मूला नोट वगैरह, वहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट्स वगैरह भी दे दूंगा, ठीक है। तो आप जब भी पूछते हो कि अभी मैं वेव्स, अगर जब भी आप लास्ट टाइम पे आओगे, मतलब सिर्फ मेरा वेव्स का टेस्ट है, तो मुझे करना क्या है, फॉर्मूला पेज देखने, नोट देखने, फटाफट आपका 15 मिनट्स में पूरा रिवाइज होगा, बाद में आप सॉल्विंग को बैठोगे। समझ में आ गया? तो ये आप लेके आ जाओ, ठीक है। आज तो वेव्स का नहीं लाए रहोगे, तो फॉर्मूला पेज, और किसी को अगर फॉर्मूला पेज करेक्शन वगैरह करना है कि मतलब इसमें कम है ज़्यादा है जो भी है, मुझे बता देना, मैं करेक्शन करके आपको लेक्चर में दे दूंगा। समझ में आ गया? दूसरा चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो करो, एनसीईआरटी पढ़ के आना वो चीज़ का। तो आपका एनसीईआरटी रीडिंग अभी हो जाएगा, वो ऑप्शनल है अगर आपको टाइम मिलता है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम सब लोग फॉर्मूला पेज लेके आओ, उसमें जो भी चेंजेस वगैरह रहेंगे मैं बताते जाता हूँ, इंडिविजुअली जिसको भी चेंजेस रहेंगे मैं बताता हूँ, ठीक है। और फॉर्मूला पेज 3 पेज के अंदर आ जाना चाहिए। अगर एक देखो, एक सेंड देख लेना, ऐसा कोई फॉर्मूला है कि उसके 2 वेरिएशन है तो मत लिखो उसको, ठीक है। तो ऐसे सब, जैसे कि स्टेशनरी वेव का साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन होता है, तो एक कोई तो लिख लो, ठीक है। अब देखते हैं 12 क्वेश्चन देखना, किसी को आंसर आ गया? मुझे फाइनल आंसर नहीं चाहिए, फाइनल आंसर शायद से कॉस का वैल्यू भी दिया है, कॉस 57.3। एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लो कि देखो ये मेंस का क्वेश्चन है, ये एग्जैक्ट मेंस का क्वेश्चन मैंने उठाया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, तो अगर कॉस का वैल्यू दिया है, मतलब फाइनल आंसर में आने के चांसेस है। फाइनल आंसर में एक तो कॉस आएगा या फिर साइन भी तो आ सकता है, साइन भी तो हम लोग 1 माइनस रूट करके कर सकते हैं। तो अभी वो कैसे आएगा उस हिसाब से दिमाग चलाओ। ये लेक्चर से मेजरली आई विल फोकस ऑन ऑप्शन देख के कैसे हम लोग को समझ सकता है, या क्वेश्चन देख के हम लोग को कैसे समझ सकता है कि हम लोग क्वेश्चन अप्रोच कैसे करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। शैल आई कंटिन्यू? सबसे पहले तो स्टेशनरी वेव है या नहीं है? है। कैसे पता चला? दिया भी है, और अगर आप देखोगे एक वेव राइट में जा रहा है, एक वेव लेफ्ट में जा रहा है, तो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12th है, ठीक है। जिसका आगे कंटिन्यू कर सकते हो नेक्स्ट में। अब स्टेशनरी, मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना दिया है? 0.052। अच्छा, वो cos π/2 वाला फॉर्मूला। हाँ, मैंने नोटिस। नहीं, वो लगे 2a। अब प्रॉब्लम ये है कि cos में आएगा या sin में आएगा, क्योंकि cos 2πx/λ आएगा या sin 2πx/λ आएगा, और sin इसके आगे का तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। ये फैक्टर पे ध्यान देना। नाउ दिस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला फैक्टर, cos आएगा या sin आएगा, हम लोग को कैसे पता चलेगा ये चीज? मुझे बताओ, sin a प्लस sin b अगर आप करोगे तो क्या आएगा? 2 sin a प्लस b। मतलब टाइम का फैक्टर किस में आ रहा है? sin में, और इसका फैक्टर किस में आएगा? cos में। यहाँ पे ठीक है। मुझे बताओ, ये वाले पॉइंट का एम्पलीट्यूड चाहिए एट x इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लेते हैं, अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। y का वैल्यू चाहिए 2a मतलब कितना हो जाएगा? 0.1, ठीक है। cos 2π/λ दिया है, 2π/λ 2 दिया है, यहाँ पे देख लो, 2π/λ यहाँ पे दिया है 2, 2π/λ यहाँ पे दिया है 2, x का वैल्यू कितना दिया है? 0.5। मुझे बताना, अगर एम्पलीट्यूड चाहिए, एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है? मैक्सिमम ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 ना, करेक्ट है, ये 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो बेसिकली अभी आगे से मैं शॉर्टकट क्या लगाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए लिख लो, बाद में आप फॉर्मूला पेज में लिखोगे। क्या लिखोगे अभी? पहले मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। ये साइन का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसके आगे ये रेडियन में है ना, डिग्री में कितना? ये 1 रेडियन हो गया, डिग्री में कितना हो जाएगा? 180/π, मतलब 50 समथिंग, और उसका वैल्यू दिया है, क्या दिया है? 0.54, उसके आगे और एक 0.1 लगेगा, तो 0.054, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, नोट लिख लेते हैं, नोट। इफ, मुझे बताओ, x इज इक्वल टू 0 पे नोड बन रहा है या एंटी नोड बन रहा है? ये नोट स्लाइटली मैं डिफरेंट दे रहा हूँ, बट आपको समझेगा। यहाँ पे अगर मैं x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करूँ तो 1 आएगा ना? एक्सेलेंट, एंटी नोड बन रहा है ना। सो लिखो, फॉर एंटी नोड एम्पलीट्यूड एट एनी पॉइंट
और मैं स्टेशनरी वेव में ही रहेगा ऑब्वियसली। क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2a cos 2 pi x बाय लैम्बडा, एंड फॉर नोड क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, cos के जगह पे वो लिख लेना। द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन वेव ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज दिस, व्हेन दिस वेव इज रिफ्लेक्टेड एट अ रिजिड सरफेस, मतलब मुझे बताना रेयर से कहाँ पे हो रहा है, डेंसर, रेयर से डेंसर हो रहा है, डेंसर पे हो रहा है ना, तो रेयर में जा रहा है और डेंसर पे आ रहा है। मुझे बताओ रेयर से डेंसर जाता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो मुझे तो सबसे पहली चीज तो -x का +x तो होगा ही होगा, और फिर एम्पलीट्यूड भी प्लस ही रहेगा। हाँ, बट पाई आता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो मुझे बताओ सबसे पहले तो यहाँ पे कहना है से रेयर टू डेंसर अगर रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर रेयर से डेंसर रिफ्लेक्शन आएगा तो मेरा इक्वेशन क्या चेंज हो जाएंगे, मेरा अभी इंसिडेंट वेव का इक्वेशन है। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ कोई भी पॉइंट पे तो बता देना, ठीक है। a sin 2 pi x बाय लैम्बडा, हाँ 2 pi लैम्बडा vt, सॉरी vt आ रहा है यहाँ पे, ओके, vt माइनस एक्स पक्का। मुझे बताओ रिफ्लेक्टेड वेव का ये इंसिडेंट हो गया, तो रिफ्लेक्टेड का तो पक्का पक्का यहाँ पे साइन 2 पाई बाय लैम्बडा vt प्लस एक्स तो आएगा रिगार्डलेस ऑफ डेंसर टू रेयर हो रहा है या रेयर टू डेंसर हो रहा है, प्लस पाई आ जाएगा, बट प्लस पाई जो आता है वो बाहर आता है, अब इसको अंदर लेना है, तो 2 पाई बाय लैम्बडा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ए का वैल्यू दिया है शायद, नहीं जो भी दिया है, अच्छा ओके, 80% से एम्पलीट्यूड गिर भी रहा है, ये 0 नहीं 80% एम्पलीट्यूड हो रहा है, तो 0.8 साइन 2 पाई बाय लैम्बडा vt प्लस एक्स प्लस 2 पाई बाय लैम्बडा, मतलब मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, इनटू क्या आ जाएगा लैम्बडा बाय 2 पाई पक्का। क्या किया मैंने, 2 पाई से 2 पाई बाय लैम्बडा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब 2 पाई बाय लैम्बडा कॉमन लिया जा सकता है, हाँ 0.8 है साइन अंदर आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्बडा vt प्लस एक्स प्लस क्या आ जाएगा लैम्बडा बाय 2 पक्का ना। 2 पाई बाय लैम्बडा बाहर आ गया, ये पाई और पाई क्या हो गया, कैंसल आउट, ठीक है, ये लैम्बडा और ये पाई और पाई कैंसल आउट हो गया, लैम्बडा बाय 2 बाहर आ गया, समझो पक्का। 21 देख लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। 21 तो इजी है, वो नहीं सॉल्व करोगे होमवर्क के लिए चल जाएगा, कुछ नहीं है बराबर ना, इंडिविजुअल कंपोनेंट का a/2 हो जाएगा ना, 21 पढ़ लेना। कोई भी पॉइंट पे अगर लग रहा है मैं फास्ट जा रहा हूँ तो मुझे बता दो, फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा क्विकली सॉल्व कर रहा हूँ जो क्या, हाँ 20, हाँ 21 तो सिंपल है, 22 देखते हो फॉल्स होएगा ना, बिकॉज़ लैम्बडा बाय 2 कैसे होएगा, 2n + 1 होएगा, ना, हाँ ये अच्छा है क्वेश्चन। अच्छा चलो फॉल्स तो है, 22nd करेक्ट आंसर क्या, पहले ऐसे आते थे, तो मतलब इज द क्वेश्चन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, इफ ट्रू एक्सप्लेन व्हाई, इफ फॉल्स एक्सप्लेन व्हाई, इफ फॉल्स गिव द राइट आंसर। यस, यहाँ पे देखो डायग्राम देख के ही बता दो, ठीक है, ये मैंने क्लास में किया भी है ना शायद से, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे सपोज कि क्या पूछा है यहाँ पे, ओके मुझे बताओ अगर एक नोड बनेगा तो ये लैम्बडा बाय 2 हो गया ना, नोड कितने बन रहे हैं, सॉरी नोड कितने बन रहे हैं, 2, सो कहने से इसका वैल्यू आया लैम्बडा बाय 2 पक्का। अगर यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे 3 नोड बन रहे हैं तो 2 टाइम्स लैम्बडा बाय 2 ना, अगर 3 बन रहे तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स लैम्बडा बाय 2, जितने नोड है उससे कम ना एक, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 था तो 2 - 1 आया, 3 - 1 आया, 4 - 1 आया, तो n रहेगा तो क्या रहेगा n - 1 लैम्बडा बाय 2, तो करेक्ट आंसर भी लिख लो, बोलो फिक्स है ना, तो मूव नहीं होगा ना, उसको भी नोड ऐसे काउंट करें, उसको ही नोड करेंगे, कंडीशन वही है कि एंड पे फिक्स है तो पॉइंट मूव ही नहीं होगा। नोड का डेफिनेशन ही क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल शुड बी 0, अगर n एंटी नोड होता तो फिर करेक्ट होता ना, हाँ अगर n एंटी नोड रहेगा तो एंटी नोड के टर्म्स में n लैम्बडा बाय 2 आ जाता था पक्का। आगे बढ़ सकते हैं, नीचे आ जाते हैं हम लोग, फिल इन द ब्लैंक्स 23 इजी से, ये तो हम लोग को पता है, ठीक है। वेव ट्रैवलिंग अवे फ्रीक्वेंसी फॉर द वेव द पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, ए ओमेगा होता है,
ओमेगा को मैं 2 पाई ओमेगा के टर्म्स में ऐसा नहीं चाहिए ना, न्यू चाहिए, तो 2 पाई न्यू लिख सकता हूँ। और मैक्सिमम ये चलेगा, ये तो नहीं करोगे चलेगा, 2 a ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, 24th देखते हैं। अच्छा 24th देख लो, फेज डिफरेंस कितने का है, फटाफट मुझे आंसर बता दो। ओके, क्या आ जाएगा इसमें से, कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? अच्छा ठीक है, वो आ गया k डेल्टा x प्लस डेल नॉट, करेक्ट है, आ गया ना, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना अंदर के इसको। ठीक है, यस। अच्छा अगर 25th देखते हैं, इसमें से कौन सा मेरा a रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, ऐसा नहीं है। ओमेगा को 2 पाई n लिख सकता हूँ ना हम लोग। 25th So at t is equal to 0 displacement 0 थोड़ी है पार्टिकल का। किसने ऐसे बताया? हो सकता है कि नहीं हो सकता, पर स्टैंडिंग वेव में हमेशा जब टाइम 0 रहता है तभी हम लोग फोटो निकालेंगे तो हम लोग को पता नहीं चलेगा वो स्टैंडिंग वेव है, बस उतना डिफरेंस है। मतलब जैसे कि अगर मैं देता हूँ, अगर मैंने स्टैंडिंग वेव का डायग्राम ड्रॉ किया कुछ ऐसे, यहाँ पे फिर यहाँ पे मान लेते हैं मैं लिख देता हूँ t = 0 है, तो साइन तो नहीं आएगा पक्का, नहीं आएगा, बट देखो तो सही ये डायग्राम में दिया है, बट सपोज कि जब ये पूरे सबके सब नोड पे आते हैं, मैं बोलता हूँ यहाँ पे टाइम 0 है, पॉसिबल तो है ना ये, बट देख के पता नहीं चलेगा। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर टाइम t = 0 पे सब नोड्स पे आ गए तो मेरे को देख के पता नहीं चलेगा कि ये स्टैंडिंग वेव है। हाँ बट मैं टाइम तो यहाँ से भी तो स्टार्ट कर ही सकता हूँ ना, क्या इशू क्या, साइन आ सकता है, कुछ इशू नहीं है। ठीक है, तो फिर कैसे साइन कॉस अगर एक x में आया एक t में आया तो यहाँ पे बन सकता है, प्रोवाइडेड दोनों a है b नहीं है, ठीक है, b नहीं है, a का समझा, a में साइन कॉस के टर्म्स में आ रहा है। और दूसरी चीज अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं साइन, अच्छा ठीक है थोड़ा सा इसको समझते हैं, cos phi t ये है या नहीं है पहले मुझे बताओ, आगे कुछ भी आने दो, है एवरेन लिखे ये है या नहीं है पक्का। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं एक रैंडम एग्जांपल देखे देख, ये है या नहीं है? नहीं है, दोनों t के टर्म्स में आया ना, एक x में आना चाहिए दूसरा किस में आना चाहिए, t। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं b ऑप्शन देखूँ तो ऐसे आपको ये समझ में साइन कॉस जो भी रहे, बट अंदर एक x में आना चाहिए दूसरा t में आना चाहिए। अब b ऑप्शन देखते हैं, b ऑप्शन अगर आप देखोगे तो दोनों में ओमेगा है, करेक्ट है पहली चीज, और दूसरे में डेल्टा ओमेगा बाई 2 लिखा है, तो फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग हो गया, तो नहीं है ये। ठीक है, अच्छा ओके, तो b है क्या फिर, बट क्या है, अब चलो स्टेशनरी नहीं है बट क्या है, नहीं ऐसे चल नहीं है, बीट्स है या नहीं है, सोच समझ के बताओ, सोच समझ के बताओ, नहीं है, बीट्स भी नहीं है, क्योंकि बीट्स में क्या होता है कि अगर मैं ऐसे लिखूं ये बीट्स है बराबर है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, बट इसमें कोई एक्स का टर्म आता है क्या, बट वहां पे आया ना एक्स का टर्म, कुछ भी नहीं है ये, बराबर है, एक्स का टर्म आया ना, यहाँ पे ये बीट्स हो सकता है, ये भी बीट्स होना जरूरी नहीं है। अब बीट्स का कंडीशन क्या है कि ये क्या हो जाएगा, n1 + n2 होने वाला है डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या होता है फटाफट बता दो, n1 - n2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, मतलब 2 पाई वगैरह आता है, वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है वो। अभी देखो अगर ये दोनों का डिफरेंस, अभी बीट्स का कंडीशन क्या है कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितने का आना चाहिए यहाँ पे, जनरली इट शुड बी लेस देन 10, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो बीट्स है, नहीं तो ठीक है, तो ये हो सकता है ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके, तो बी वाला तो कुछ भी नहीं है, सी वाला तो डेफिनेटली नहीं है। अच्छा वो किसका इक्वेशन है फिर, वेव का है, क्योंकि फाई कांस्टेंट है ना, तो कॉस का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो वो वेव का है, प्रोग्रेसिव वेव का। आपको चाहिए तो लिख सकते हैं सी जो ऑप्शन है वो चाहिए तो ऑप्शन लिख लेना और लिख लो प्रोग्रेसिव वेव। सी अगर मैं देखूं तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के टर्म्स में आया ना, और जो कॉस का आगे का फैक्टर है वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अभी इसमें देखना, ये सिंगल करेक्ट आंसर है। अभी ये थोड़े से मेंस के डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ज़्यादा टफ वाले भी लेंगे। अच्छा है ये क्वेश्चन। अच्छा मुझे बताओ सबसे पहली चीज़, ये SHW है या नहीं है? SHW है या नहीं है? सिंपल हार्मोनिक वेव है या नहीं है? बट है, उसका कंडीशन तो मैंने दो ही दिए, एक तो साइन होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, कॉस। ठीक है, वो ओमेगा टी माइनस के एक्स इज ओके। देखो ओमेगा टी माइनस, एवरीवन लुक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स तो आपको सबको ही दे देगा। और कोई भी एक वेव अगर जिसमें ओमेगा टी माइनस के एक्स आ रहा है, वो तो कोई भी वेव पॉसिबल है। मैं SHW है या नहीं वो पर्टिकुलरली पूछ रहा हूँ। साइन है बट कैसे? कॉस का स्क्वायर हो रहा है। यस, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ठीक है, एक मिनट, मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ। y इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर समथिंग समथिंग। अभी मैं बार बार नहीं लिख रहा, उसके अंदर जो भी है वो टर्म है। अब इसको मुझे कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा a इंटू 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। पक्का? तो कैन आई राइट दिस पार्ट एज a बाई 2 प्लस a बाई 2 कॉस, अभी मैं लिखता हूँ फैक्टर 2 टाइम्स, उसमें से 2 पाई कॉमन लिया जा सकता है, nt माइनस एक्स बाय लैम्बडा, हाँ या ना? एम्पलीट्यूड तो a बाई 2 हो गया, फ्रीक्वेंसी 2n हो जाएगा और वेवलेंथ लैम्बडा बाई 2 हो जाएगा। समझा ये कैसे? मुझे बताओ ये जो कांस्टेंट है इससे फर्क पड़ता है क्या? मतलब ये क्या है? वो शिफ्टेड SHM था, ये क्या है? शिफ्टेड वेव। नहीं फेज चेंज वगैरह नहीं, ये वेव थोड़ा ऊपर से, मतलब जनरली वेव यहाँ से पास होता है ना। अभी अगर a बाई 2 लिखे तो वेव थोड़ा सा ऊपर से पास हो रहा है, बराबर ना? करेक्ट है। अभी समझो, प्लस a बाई 2 कॉस 2 पाई 2nt माइनस 2x बाय लैम्बडा। अभी मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी एक्चुअली ये हो गया ना, ये 2n का है और वेवलेंथ लैम्बडा बाय 2 हो गया। समझा? विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्टैंडिंग में दोनों अपोजिट जाने चाहिए, पहले कंडीशन तो वही है। सेकेंड होमवर्क के लिए ले लो, सेकेंड थर्ड एक्सरसाइज 2 लिख लेना वहाँ पे। एक्सरसाइज 2 का सेकेंड थर्ड होमवर्क के लिए, फोर्थ फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ ट्राई करोगे? प्लेन वेव ट्रेन मतलब कुछ नहीं है, वेव है। 144 कितने लोगों का आ गया ये? 144 इजी है। क्या यूज करेंगे? सेम ही लॉजिक। टाइम पीरियड आया, कितने का आया? 2 सेकेंड्स। जब टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होता है तो फिर मतलब दो जिसके विषय टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स का, कहने से 2 पाई का डिफरेंस है। शायद से आंसर डिग्री में चाहिए ना? ठीक है, तो 360 का आ जाएगा। तो जब ये टाइम t है तभी कितना रहेगा? 5। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 360 इंटू टाइम 0.8 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा आपको 36 इंटू 4 144। पक्का? डाउट है पूछो? नहीं? सिक्स्थ होमवर्क नहीं, हाँ सिक्स्थ होमवर्क 7। अच्छा 8th क्वेश्चन मैंने क्लास में भी दिया, क्लास में नहीं सॉरी होमवर्क में दिया। पहले था किसी होमवर्क बुक में मैंने, क्योंकि मुझे लास्ट बैच में किसी तो पूछा था। अच्छा 8th क्वेश्चन फिर सॉल्व कर लो। 8th क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 6th 7th होमवर्क 8th वाला सॉल्व कर लो फटाफटा। इंटेंसिटी दो चीजों पे डिपेंड करता है बाय द वे, स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का भी स्क्वायर है, तो ध्यान देना। तो ऑप्शन दिया है इसलिए मोस्ट ऑफ द आंसर्स करेक्ट ही है, क्योंकि ये जो पीडीएफ है वो 2 प्रीवियस ईयर्स में टेस्टेड है। तो मुझे तो ऐसे नहीं लग रहा कि क्वेश्चन में कोई आंसर्स में गलत है। मे भी रह भी सकता है क्योंकि मैंने वहां पे भी सब क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए। अच्छा ओके 12th क्वेश्चन देख लो। 12th पे आ जाओ। मुझे बताओ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस ऑन अ स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट वन एंड। जहाँ पे क्लोज, बस वही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे क्लोज एंड रहेगा वहां पे क्या बनेगा? नोड। दूसरा फ्री है ना, तो फ्री पे क्या बन जाएगा? एंटी नोड। पक्का? उतना ही है क्वेश्चन, और तो कुछ है नहीं। 12th वाला, अच्छा 12th का आंसर क्या आ गया? ए है ना, लैम्बडा बाय 4 है ना? नहीं होमवर्क में मत कर लो। 13th होमवर्क के लिए ले लो। 14th पे आते हैं। 14th भी वैसे इजी है।
sonometer wire under tension T is in unison with the tuning fork of the frequency 250 Hz. If now the sonometer wire is replaced by another hollow wire of the same diameter, the number of loops क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? अगर आप देखोगे a sonometer wire under tension T is in unison with the tuning fork of 250 Hz. If now the sonometer wire is replaced by another hollow wire of the same diameter, external diameter अभी भी क्या है? Same, ठीक है? बट म्यू का फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? यहाँ पे खाली हो जाएगा, करेक्ट है। तो तो फिर वेलोसिटी बढ़ गया था, फ्रीक्वेंसी क्या पूछा? क्या क्वेश्चन में क्या पूछा? द नंबर ऑफ लूप्स। अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, बट कैसे? यहाँ पे देखते हैं, एवरीवन लुक हियर, यहाँ पे देखते हैं। पहले लुक हियर, पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। नंबर ऑफ, अभी देखना, पहले नंबर ऑफ जो ट्यूनिंग फोर्क था उसका फ्रीक्वेंसी मैं कैपिटल एन ले लेता हूँ, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स, लेट अस से कि m1 ले लेता हूँ मैं, इंटू हार्मोनिक और नंबर ऑफ लूप सेम ही रहेंगे, करेक्ट है? m1 इंटू n1, हाँ या ना? बराबर है, विच इज इक्वल टू, मतलब किसी के साथ भी वो ओवरलैप हो रहा था, ठीक है? इज इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ टी बाई म्यू। अब मुझे बताना इसमें से कॉन्स्टेंट्स अगर मैं देखूँ, ये कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है? जो मैं मास अटैच कर रहा हूँ वो तो उस पर डिपेंड करता है, लेंथ भी कांस्टेंट है, बट म्यू पे, म्यू को कहना है राइट दिस पार्ट एज जो भी है प्रोपोर्शनल टू लिख देता हूँ, डेंसिटी इनटू रेडियस, या फिर मास अपॉन लेंथ लिख दूं मैं? मास बाय मास पे डिपेंड है, लेंथ तो अभी भी सेम है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m हो गया ना। तो मुझे बताओ सेकेंड केस में भी नंबर ऑफ लूप्स अभी भी, सॉरी मेन फ्रीक्वेंसी अभी भी सेम है, m2 इंटू क्या आ जाएगा? n1, अभी ये नया वाला, ठीक है? ये m1 इंटू क्या आ गया यहाँ पे? बेसिकली m1 डिवाइडेड बाई रूट m, पक्का? ये क्या आ जाएगा? m2 डिवाइडेड बाई रूट m, m डैश, पक्का? नया मास आ जाएगा। तो m, और मुझे बताओ m1 बाई रूट m विल बी इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाई रूट m डैश, ठीक है? या m1 डिवाइडेड बाई m2। अब m2 इज लेस देन m1 ना, पक्का? सो m2 विल आल्सो बी लेस देन m1, पक्का? डिक्रीज हो जाएगा ना? और एक बार, ठीक है? देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप्स स्किप कर दिए, मैं एक थोड़ा डिटेल में जाता हूँ, जिसको समझ में आया देखेंगे कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। यहाँ पे m2 छोटा, सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, दोनों उल्टे लिख दिया। यहाँ पे देख m2 बराबर ना, m2 ले, ठीक है? बराबर ना? हेलो हेलो, हाँ तो ऐसे लिखते हैं ना, तो m2 ज्यादा होना चाहिए ना? हॉलो का मास ज्यादा है, छोटे m की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर अगर ज्यादा है ये अगर 5 है, लेटर से ये 10 है, एग्जांपल लेके चलते हैं, क्या रेशो है? 1:2। ये अगर 8 है तो ये 4 होना चाहिए ना? आपने इक्वेट क्यों किया दोनों को? ये सेम है ना, ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी सेम है ना? यहाँ पे देख लो, एवरीवन लुक हियर, जिसको नहीं समझ में आया यहाँ तक, ठीक है? मुझे बताओ, कैन आई से m1 n1 that is m1 into that is n is equal to m1 and some constant divided by root m, ठीक है? ये m1 आ गया। फर्स्ट वायर के लिए सम कांस्टेंट m क्या है? नंबर ऑफ लूप्स, और यहाँ पे मतलब हार्मोनिक ही है वो चीज, और यहाँ पे कैपिटल M है मास ऑफ द वायर। हॉलो वायर का मास ऑब्वियसली कम रहेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा m, बट जो ट्यूनिंग फोर्क है उसका फ्रीक्वेंसी अभी भी क्या है? सेम, डिवाइडेड बाय रूट m2 आ जाएगा, पक्का? तो देखो ना यहाँ पे, मतलब कहना इसे m1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ना, जितने ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स होंगे, तो मास डिक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ लूप्स भी क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। समझा? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है। देखो अभी यहाँ पे ऐसे तो नहीं दिया है कि ट्यूनिंग फोर्क और जो सोनोमीटर वायर है दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, ऐसे नहीं दिया,
At certain level, the frequency is same. Let us say at the third harmonic, fourth overtone, whatever it might be. Frequency same है. अभी ठीक है? अभी ठीक है? यहाँ पे देखते हैं everyone. 200 है? आ रहा हूँ. ठीक है? Everyone look here. कितने लोगों को 100 है? पहले वो बताओ. आया तो ठीक है. Wrong तो wrong चलेगा. ओके, लॉजिक क्या लग रहा है मुझे बताओ. ये जो लेंथ ऑफ द वायर है ये 1 मीटर का है पक्का, मतलब 100 सेंटीमीटर का है पक्का. अब देखना मैंने प्लग कितने डिस्टेंस पे किया है, 25 सेंटीमीटर. जहाँ पे मैं प्लग करता हूँ, अभी थोड़ा सा इमेजिन करो, जहाँ पे मैं प्लग करूंगा वायर को वहाँ पे नोड बनेगा या एंटी नोड बनेगा? एंटी नोड. तो यहाँ पे 0.25 पे मतलब 25 सेंटीमीटर पे प्योर एंटी नोड बनना चाहिए. तो मुझे बता, यस यहाँ पे एंटी नोड बना ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? λ/4 हो गया ना. तो मुझे बताओ ये कौन से मोड में है? सेकेंड हार्मोनिक में पक्का. सेकेंड हार्मोनिक हो गया ना. एक बार जहाँ पे लिखिए लेट अस वाइंड अप. चलो फटाफट ये खत्म करके, जहाँ पे मैं प्लग करूंगा वहां पे एंटी नोड बनेगा, इतना मानते हो? नहीं बट ये समझ में आया. ठीक है, रॉन्ग हो तो रॉन्ग हो चलेगा, ये समझ में आया. तो λ/4 मुझे बताना, λ/4 विल बी इक्वल टू 25. तो लैम्बडा कितने का आ गया? 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा लैम्बडा आ जाएगा. लैम्बडा मतलब कुछ ऐसे ना पक्का. कौन से मोड में? तो n2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 × 1/12 √t/μ. फटाफट डेटा बता दो मुझे क्या क्या. 1/L. L कितना दिया? 100 सेंटीमीटर. ये तो 1 आ गया. ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया. टेंशन 20 और म्यू 5/4. तो ये 200 हो जाएगा पक्का. 200 का 200 आ जाएगा सीधे सीधे. समझा? सेकंड मोड में वो सेल मिस्टेक मत करो बोलो. हाँ, क्योंकि अगर आप सोचोगे जहाँ पे मैं प्लग करूंगा, मान लेते हैं मैं 2 सेंटीमीटर से नहीं, हाँ उसके ऊपर तो जाएगा, उसके नीचे कोई आएगा ही नहीं ना. समझ में आ गया पक्का. चलो विल वाइंड अप, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. ओके, थैंक यू. चलो बाय बाय. मंडे को ये कंप्लीट कर देंगे.